वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका मतलब हुआ कि प्रेस कितनी आज़ाद है। प्रेस, आई होप कि आप समझते होंगे प्रेस का मतलब क्या होता है। हमारा जो न्यूज़पेपर निकलता है, टीवी का जो मीडिया है, तो मीडिया को ही प्रेस कहते हैं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितनी आज़ाद है। डोरोथी एल सेयर्स इसके राइटर हैं। डोरोथी ले सेयर्स, जिनका जन्म हुआ था 1893 में एंड इनकी मृत्यु हुई थी 1957 में। ये एसेइस्ट थे, मतलब निबंधकार, प्ले राइट, मीन्स ये ड्रामा लिखने वाले, पोएट, कवि एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। ये जो जासूसी काल्पनिक कहानियाँ होती है उसके लेखक थे। वॉज एजुकेटेड एट सोमरविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में सोमरविल कॉलेज है, वहाँ से पढ़ी थी। In 1915, Sayers became one of the first women to graduate from Oxford University. 1915 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली ये प्रथम महिला बनी। हर पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड, इनके जो रचनाएं हैं जिनको पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था, वो है क्लाउड्स ऑफ विटनेस। विटनेस मीन्स गवाह, क्लाउड्स मतलब बादल, तो क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, अस्वाभाविक मौत, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, लॉर्ड पीटर का व्यूज बॉडी को लेकर, 9 टेलर्स, टेलर्स आप जानते हैं, दर्जी को बोलते हैं, गॉडी नाइट, जगह के बारे में लिखा गया है। शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फेर्नो। शी हैज एडिटेड, एडिट का मतलब होता है संपादन करना, उसमें फेरबदल करके सही करना। शी हैज एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन, बहुत महान जो लघु कथाएं थी जासूसी से संबंधित, उसको एडिटेड की इन्होंने। एंड पब्लिश्ड ए कॉम्पिनेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फेर्नो। इन्फेर्नो एक नोवेल है, इन्फेर्नो का मतलब ऐसे होता है नरक, तो एक काफ़ी बड़ी नोवेल है, लगभग 700 पन्ने की, 600 समथिंग पेजेस की। तो इस नोवेल का एक बहुत ही सुयोग्य तरीके से इन्होंने उनका ट्रांसलेशन किया। इन द एस्से, अभी जो वर्तमान में हम एस्से पढ़ने जा रहे हैं, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, कि प्रेस कितनी आज़ाद है। शी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। जो वर्तमान में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर हाउ फ्री इज़ द प्रेस, इसमें लेखिका बड़ी स्पष्ट तरीके से अपने विचार व्यक्त की है, बहुत जोरदार तरीके से विचार व्यक्त की है कि किस तरह से प्रेस के द्वारा गलत रिपोर्टिंग की जाती है और किस तरह से प्रेस को जो आज़ादी मिली है, मीडिया को जो आज़ादी मिली है, उसका किस तरह से ये दुरुपयोग करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में लेखिका बड़े बोल्ड शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त की है। तो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, लंबी चैप्टर है और इसमें कई वीडियोज़ में ये पूरे बनेंगे, लगभग 5 वीडियोज़ होंगे इसके। हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियोज़ में लगभग 7 जो इनके पैराग्राफ्स दिए हुए हैं उनको हम कवर करें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग। चलिए कहते हैं कि दो छोटे छोटे ग्रुप में बन करके आप डिस्कशन कीजिए। डू यू रीड अ न्यूज़ पेपर डेली, क्या आप अखबार रोज़ पढ़ते हैं। डिस्कस द मेन स्टोरी ऑफ द डे, प्रत्येक दिन की जो मुख्य कहानी है उसको आप डिस्कस कीजिए। डिड यू फाइंड एनी इंटरव्यू ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर इन एनी पेपर टुडे, क्या आज आपने प्राइम मिनिस्टर या किसी चीफ मिनिस्टर का कोई साक्षात्कार, इंटरव्यू आपने आज पाया पेपर में। व्हाट वाज द इंटरव्यू अबाउट, अगर आपको इंटरव्यू मिला तो वह इंटरव्यू किस चीज़ को लेकर की थी, किस चीज़ के बारे में थी। इज़ द सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ योर लोकेलिटी रिफ्लेक्टेड
या रिप्रेजेंटेड इन द न्यूज़पेपर। क्या आपके समाज के, क्या आपके आस पड़ोस के स्थानीय चीज़ों को, स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को क्या न्यूज़पेपर में दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, व्यक्त की जाती है? तो इन चीज़ों के बारे में आपको डिस्कशन करना चाहिए। हाउ फ्री इज प्रेस? प्रेस कितनी आज़ाद है? दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल इज अ थिंग दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड। टेक फॉर ग्रांटेड मतलब सही मानना, सही मानना, पूरी तरह से सहमत होना। तो इसमें कहा गया है कि दुनिया में जितने भी आज़ाद लोग हैं जो किसी के गुलाम नहीं हैं, उस इस बात को मानते हैं कि बिना आज़ाद प्रेस के व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता है, लोग स्वतंत्र नहीं हो सकता है, और इस बात से सब लोग सहमत हैं। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस, कि बिना आज़ाद प्रेस के, देयर कैन बी नो फ्री पीपल, कि कोई भी व्यक्ति आज़ाद नहीं हो सकता है। इज अ थिंग, यह हुआ ऐसी चीज़ है, दैट ऑल फ्री पीपल टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे सभी स्वतंत्र लोग सही मानते हैं। वी डिड नॉट डिस्कस इट, इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉर विल वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड अपॉन द प्रेस इन द टाइम ऑफ वार। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जब देश में जब युद्ध छिड़ जाती है कभी किसी देश से, तो वैसी स्थिति में भी प्रेस की आज़ादी छीन ली जाती है, प्रेस पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है, गवर्नमेंट जो कहती है वही छापना होता है। तो ये लेख क्या कहती है कि ना तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि प्रेस की आज़ादी कितना इम्पोर्टेंट है इसकी बात, और ना ही मैं ये कह रहा हूँ उस समय ऐसी स्थिति जब देश में युद्ध छिड़ी हो और उस दौरान अखबार पे जो प्रतिबंध लगाया जाता हो, तो उसकी भी हम चर्चा नहीं कर रहे, उसकी भी बात हम नहीं कर रहे हैं। एट सच टाइम्स ऑल लिबर्टीज हैव टू बी रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड मतलब प्रतिबंध लगा देना। ऐसी स्थिति में, कैसी स्थिति? जब देश में वार हो, युद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में जितनी भी लिबर्टीज होती है, जितनी भी आज़ादी होती है, स्वतंत्रता होती है, इस सब पे क्या किया जाता है? प्रतिबंध लगा दिया जाता है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स फुल फ्रीडम इज रिस्टोर्ड। तो आज़ाद लोगों को इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ही देश में शांति कायम हो, फिर से प्रेस की आज़ादी पहले वाली अवस्था में आ जाए, फिर से उसका पहले वाली अवस्था ले ले। रिस्टोर्ड मतलब क्या होता है? पहले वाली अवस्था में आ जाना। इन द मीन टाइम, इसी बीच, इट मे बी होलसम टू कंसीडर व्हाट दैट फ्रीडम इज। चलिए इसी दौरान हम बात ये करते हैं, होलसम मतलब होता है अच्छा, स्वास्थ्यकर। यह देखना अच्छा होगा कि आखिर फ्रीडम होता क्या है, आज़ादी होता क्या है, एंड हाउ फार इज ट्रूली डिजायरेबल, और वास्तव में प्रेस की आज़ादी कितना जरूरी है। डिजायरेबल मतलब होता है वांछनीय, जो अच्छा माना जाता हो, तो मतलब कितनी आज़ादी प्रेस को मिले तो वो अच्छा रहेगा। इट मे टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल। हो सकता है कि बिल्कुल भी उसे आज़ादी ना मिले, और इवन मेरे फ्रीडम टू टायरेनीज, टायरेनीज फॉर टायरेनी इज in fact the uncontrolled freedom of one man or one gang to impose its will on the world। कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि बिल्कुल भी फ्रीडम ना मिले क्रूरता के प्रति। टायरेनिज मीन्स क्रूरता। जो क्रूरता होती है वास्तव में, कोई एक क्रूरता क्या होती है? एक आदमी कोई है जो जिसके पास अनियंत्रित स्वतंत्रता मिल जाती है, या एक आदमी हो या पूरा समूह हो, गैंग हो, और वह स्वतंत्रता क्या करते हैं? वो पूरी दुनिया पे अपना थोपने लग जाते हैं, इम्पोज करने लग जाते हैं उस पर, पूरी दुनिया पे अपनी इच्छाओं को, विल मीन्स यहाँ इच्छा, अपनी इच्छाओं को, अपने विल को थोपना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि उसे बिल्कुल ही आज़ादी ना मिले। When we speak of the freedom of the press, जब भी हम बात करते हैं प्रेस की आज़ादी के बारे में, we usually mean freedom in a very technical and restricted sense, namely freedom from direction or censorship by the government। जब हम बात करते हैं प्रेस की आज़ादी के बारे में, तो हमारा साधारण तौर पे यह मतलब होता है तकनीकी रूप से और
प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड सेंस, प्रतिबंधित अर्थों में, नेमली मुख्य रूप से फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्शंस और सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। किस चीज़ से हम आज़ादी की बात करते हैं? हम आज़ादी की बात करते हैं कि उसे मुख्य रूप से सरकार से निर्देश न प्राप्त हो कि क्या करना है नहीं करना है, या सरकार के द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध न लगाए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनरली ऐसा माना जाता है कि प्रेस को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, और बहुत हद तक है भी। उसके ऊपर सरकार का डायरेक्ट दबाव नहीं चलता है और ना ही सरकार उस पर कोई प्रतिबंध लगाती है। लेकिन जैसा कि देखने में आता है, इनडायरेक्ट रूप से तो सरकार प्रतिबंध लगा ही लेती है। खैर, दैट्स डिफरेंट मैटर। तो सेंसरशिप मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगाना। इन दिस रिस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। अगर इस संदर्भ में इस तरह से हम बात करें, सेंसरशिप की बात करें, प्रतिबंध की बात करें, तो पूरी दुनिया में एक ब्रिटिश का ही, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन में जो प्रेस है, वहाँ की जो मीडिया है, साधारण स्थिति में, मतलब जब देश में युद्ध वगैरह ना होता हो, नॉर्मल कंडीशंस में, एक अकेला ऐसी प्रेस है जो पूरी तरह से फ्री है। इट कैन अट्रैक्ट द पॉलिसी एंड पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर्स। वहाँ की प्रेस में इतनी आज़ादी है कि वह मिनिस्टर्स के चरित्र पर, राजनीतिक चरित्र और उनकी नीतियों पर प्रहार कर सके। इंटरफेयर इन द डेलिकेट मशीनरी ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेसी। और वो प्रेस को इतनी आज़ादी दी गई है कि वहाँ के जो विदेशी जो कूटनीति है, उसकी जो मशीनरी है, उसकी बड़ी रिस्पॉन्सिबल मशीनरी होती है, बड़ी नाजुक स्थिति में रहती है, तो उस पर भी दखल दे सके। कंडक्ट कंपेन्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ तक आ जाती है कि वह एक अभियान छेड़ सकती है, अखबार, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से पलट दे। सबवर्ट कर देना मतलब पलट देना, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें दी गई है, संविधान में जो बातें दी गई है, उसको बदल दे। तो कहने का मतलब ब्रिटेन में काफ़ी आज़ादी मिली हुई है प्रेस को। जैसा कि आपने देखा कि किसी मिनिस्टर पे वो उंगली उठा सकती है, उसकी राजनीतिक और नीतिगत विषयों को लेकर। उस देश की अगर फॉरेन पॉलिसी किसी खास तरह की बनाई जा रही है, तो उसमें वो दखल दे सकती है, उसमें इंटरवीन कर सकती है, अपना विचार रख सकती है। और साथ ही साथ प्रेस को इतनी आज़ादी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसे लगता है कि आम जनमानस को ये फील होता है कि संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको बदला जाना चाहिए, तो उसके लिए वो एक अभियान भी छेड़ सकती है प्रेस वाले लोग या प्रेस वाले। इनसाइट सिटीजन्स टू डिसकंटेंट एंड रिवेलियन। यहाँ तक कि इनसाइट मतलब होता है उकसाना। अखबार नागरिकों को उकसा सकती है ये दर्शाने के लिए कि वो असंतुष्ट है और विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि कहीं की सरकार है या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है देश में, जो प्रेस को ऐसा फील होता है, तो वो लोगों में इस बात को फैला सकते हैं, लोगों में इस बात को लेकर असंतुष्टि पैदा कर सकते हैं, लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसा सकते हैं। एक्सपोज स्कैंडल्स। अगर कहीं स्कैंडल्स मतलब क्या होता है? घोटाला। अगर कहीं देश में घोटाला हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको उजागर कर सकती है। एक्सपोज मतलब क्या होता है? उजागर करना। स्कैंडल्स मतलब घोटाला। मैं सारे वर्ड्स के वर्ड मीनिंग बोलता जा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप उसका वर्ड मीनिंग लिख सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपोज स्कैंडल्स एंड फोमेंट ग्रीवांसेस। फोमेंट मतलब होता है बढ़ा देना, ग्रीवांसेस मतलब दुख को। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष की तकलीफ़ है कोई, और वो अपनी विचार अखबार में रखते हैं, तो अखबार वाले को इतना अधिकार है कि उसकी विचार को बढ़ा चढ़ा करके लिखे। कोई नेता या कहीं कोई घोटाला हो रहा है तो उसको भी उजागर करें। एंड जनरली हैरी एंड बी लेवर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट। यहाँ सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट से मतलब है कि सरकार के जो नौकरशाह है, IAS IPS या जितने भी कर्मचारी लोग हैं, उनको उनके अधिकार होता है अखबार को कि उनको हैरी कर सके, परेशान कर सके, बिलेवर कर सके मतलब पीट सके। पीट सके का मतलब क्या? कि जाकर पीटना, मतलब कि उनके अगेंस्ट में बातें छापे और लिख सके। हैरी मतलब सताना, टॉर्चर करना। विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी, और लगभग पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ। तो इतनी ज़बरदस्त आज़ादी मिली हुई है ब्रिटिश के प्रेस को। हालांकि ज़्यादातर देशों में ऐसा माना जाता है कि जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी है वहाँ पे आज़ादी है, तो कमोबेश आज़ादी तो है प्रेस की।
ऑन occasions कभी कभी इट कैन बिकम अ वेपन टू coerce the government to conform to what it asserts to be the will of the people. कभी कभी ऐसा भी होता है कि अखबार एक हथियार का काम करता है सरकार पर दबाव डालने के लिए। कोर्स करना मतलब कि एक दमन करे, दबाव डालने वाला, धमकाना, डराना, दबाव डालने सरकार पर कि ये बताए, कॉन्फर्म करे सरकार क्या करे, अनुपालन करे, और क्या अनुपालन करे इस बात पे जोर देती है अखबार, जो लोगों की विल है, द विल ऑफ द पीपल। विल का मतलब यहाँ क्या है, इच्छा ही नहीं, जो लोग चाहते हैं, विल मतलब इच्छा, हाँ, द विल ऑफ द पीपल। देखो विल का मतलब इच्छा भी होता है, विल का मतलब ग्रामर में आगेगी भी होता है, और विल मतलब विरासत भी होता है। तो कहते हैं जी ये लोगों का जो इच्छा है उसको सरकार पे दबाव डाल सकती है कि वो उसको पूरा करे, और इसके लिए दबाव डालने के लिए जो प्रेस है एक हथियार का काम करता है, एक वेपन का काम करता है, एक हथियार का काम करता है। सो फार दिस इज ऑल टू द गुड। अभी तक जो भी हमने बात की है ये सब के सब अच्छी बातें की है। Occasionally, कभी कभी दिस फ्रीडम may produce disastrous hesitations and inconsistencies in public policy or tend to hamper the swift execution of emergency measures, but generally speaking, it works to secure and sustain that central doctrine of this democracy as we understand it, that the state is not the master but the servant of the people. देखिए जहाँ तक अभी तक हमने बात की है तो सारी बातें प्रेस के बारे में अच्छी बातें की है। कभी कभी क्या होती है कि जो प्रेस को आज़ादी दी गई होती है वो काफ़ी खतरनाक, डिजास्ट्रस, नुकसानदायक एक हेजिटेशन पैदा करता है, और जो लोगों के लिए जो नीति बनाई जाती है उस नीति को सही ढंग से बनाने में और उसको सही ढंग से लागू करने में काफ़ी इनकंसिस्टेंसी, अस्थिरता और काफ़ी खतरनाक बाधा पैदा कर देती है। जैसे मान लो कि कोई नीति, स्ट्रिक्ट नीति बनानी है तो हो सकता है कि सरकार बनाने से डरे, क्यों? क्योंकि नहीं तो मीडिया वाले बाल के खाल खींचने लग जाएंगे और सरकार की बुराई करने लग जाते हैं। तो इस वजह से कई बार देखा जाता है कि बहुत सारी पॉलिसीज नहीं बन पाती है, और टेंड टू हैम्पर, हैम्पर मतलब बाधित करना, द स्विफ्ट एग्जीक्यूशन, स्विफ्ट मतलब तेजी से, एग्जीक्यूशन मतलब कार्य को संपादित करना, ऑफ द इमरजेंसी मेजर्स। कई बार क्या होता है कि सरकार चाह करके भी इमरजेंसी केस में भी बहुत सारे उपाय करने होते हैं तो नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि पता नहीं मीडिया वाले क्या करेंगे, इसको किस तरह से पेश करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है मीडिया की आज़ादी होने की वजह से। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन साधारण तौर पे अगर हम बोले बताएं तो इट वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन दैट द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन साधारण तौर पे बात करें तो प्रेस की जो आज़ादी है या प्रेस का जो काम है ये काफ़ी हद तक सुरक्षित करता है, और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का जो डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन मीन सिद्धांत, प्रजातंत्र का जो सिद्धांत है, जो मूल सिद्धांत है, जो केंद्र सिद्धांत है, कोर सिद्धांत है, सेंट्रल डॉक्ट्राइन है, उसको सुनिश्चित करता है और उसको बनाए रखने में काफ़ी मदद करता है। एज वी अंडरस्टैंड इट, जैसा कि हम समझते हैं कि ये प्रेस ही है। देखो क्यों ऐसा बोला जा रहा है, किसी भी प्रजातांत्रिक देश की 4 पिलर होते हैं, प्रजातंत्र के 4 पिलर होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, एमपी एमएलए जो होते हैं वो होते हैं, इसके बाद विधायिका होते हैं जो हमारे कानून को देखते हैं, देन आफ्टर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो हमारे नौकरशाह होते हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं ये होते हैं, और जो 4th पिलर होता है हमारे डेमोक्रेसी के, उसे मीडिया को कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। तो ये प्रेस ही हैं जो इन सबको ठीक ठाक करके रखता है। ये इन लोगों को गलत करता है तो लोगों को बताता है। प्रेस को इसलिए आम जनता के आँख कान कहा जाता है, ताकि आम जनता को अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो वहाँ तक प्रेस बात पहुँचाती है, और आम जनता की बातों को सरकार तक भी पहुँचाती है। तो दोनों का, आँख सरकार का भी और आम जनता का भी, ये आँख कान का काम करती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का जो केंद्र में बात है वो है क्या,
कि जनता के लिए सही काम करे, जनता पे क्रूर ना बने, और ये अखबार ही है जो इंश्योर करता है दैट द स्टेट इज़ नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल, कि जो सरकार है, यहाँ स्टेट का मतलब क्या हो गया, सरकार, सरकार जो होती है वो मालिक नहीं होती है जनता की, लोगों की, बल्कि सरकार क्या है, लोगों का नौकर है। द प्रेस एज ए होल and in this technical and restricted sense is thus pretty free in a peaceful Britain। यहाँ ब्रिटेन की बात की जा रही है कि प्रेस सब मिला जुला कर कहे तो तकनीकी रूप से और एक प्रतिबंधित सेंस में कहे तो काफ़ी प्रिटी फ्री, काफ़ी स्वतंत्र है इन अ पीसफुल ब्रिटेन, एक शांति प्रिय ब्रिटेन में। देयर इज नो शेड ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन दैट डज नॉट समहाउ contrive to express itself। कहते हैं कि ऐसा कोई राजनीतिक विचार नहीं है जो अखबार में किसी तरह से यह अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता हो या व्यक्ति करने में इसको दिक्कत होती हो। कॉन्ट्राइव मतलब करने की कोशिश करना या करना। बट इफ वी गो ऑन टू इमेजिन that any particular organ of the press enjoys the larger liberty of being a forum of public opinion, we are gravely mistaken। कहते हैं कि अगर हम लोग यह कल्पना करें कि प्रेस के किसी खास अंग, प्रेस के कोई खास अंग को कुछ ज़्यादा ही आज़ादी मिली हुई है आम लोगों की बातों को रखने से संबंधित, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो ये बहुत बड़ा गलती होगा। वी आर ग्रेवली मिस्टेकन, ग्रेवली मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मीनिंग है एडजेक्टिव के रूप में, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा मिस्टेक होगा, एक गलत होगा, ऐसा कुछ है नहीं। एवरी न्यूज़ पेपर इज सैकल्ड टू इट्स ओन सेट ऑफ ओवरलोड्स। कहते हैं देखिए कि प्रत्येक अखबार वाले जो होते हैं वो अपने खास परेशानियों की जंजीरों में बंधे होते हैं। सैकल से मतलब जंजीर और ओवरलोड से मतलब परेशानियाँ, उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, दबाव होता है उसके। तो कहते हैं प्रत्येक अखबार वाले एक विशेष प्रकार के दबाव के जंजीर में वो बंधे होते हैं। एंड इन इट्स टर्न, और उसके बदले, लाइक द अनमर्सीफुल सर्वेंट एक्सरसाइजेज ए पावरफुल बॉन्डेज अपॉन इट्स रीडर एंड ऑन द पब्लिक जनरली। होता क्या है कि ये तो खुद अखबार वाले खुद परेशान रहते हैं, इनके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ आ रहती है, बहुत जिसके बारे में आगे डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यह एक निर्दयी नौकर की तरह अपने जो ताकत होता है उसका उपयोग क्या करता है, पाठकों पे करता है, और आम लोगों की जो पब्लिक है उन पर करता है। कहने का मतलब यह है कि अखबार वाले की अपनी कुछ समस्याएं हैं और उस समस्याओं की वजह से एकदम निर्दयतापूर्ण तरीके से वह पाठकों के जो विचार होता है उसके ऊपर काफ़ी कुछ अन्य तरीके से पेश आते हैं, जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आ पाते हैं। इंडीड, वास्तव में, वी मे से दैट द हेवीएस्ट रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आम लोगों की जो राय होती है उस पर प्रेस औपचारिक रूप से कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, बहुत ज़्यादा एकदम प्रतिबंध नहीं लगाती है, नहीं लगा सकती है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट द अनऑफिशियल सेंसरशिप बाई ए प्रेस विच एग्जिस्ट नॉट सो मच टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। लेकिन अनौपचारिक रूप से प्रेस वाले तो प्रतिबंध लगाते ही हैं, जो ओपिनियन एकदम से डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं तो क्या करते हैं, उसे मैन्युफैक्चर कर देते हैं, नया कुछ बना देते हैं। अब ये लाइन में क्या कहना चाहते हैं मैं आपको इसका आशय समझाता हूँ। अब देखो, जैसे मान लो कि पब्लिक का कोई ओपिनियन है, ठीक है, तो पब्लिक के उस ओपिनियन को अखबार वाले प्रॉपर तरीके से नहीं उठाते हैं, जिससे अखबार वाले को लगता है कि अखबार से जुड़े हुए लोगों की का अहित होगा, ठीक है। लेकिन अखबार वाले तो डायरेक्ट ये नहीं कर सकते कि हम इस ओपिनियन को हम नहीं रखेंगे, नहीं
प्रेस में हम अखबार में जगह नहीं देंगे, न्यूज़पेपर में जगह नहीं देंगे, तो वो करते क्या है, उसे थोड़ा सा मैन्युफैक्चर करके, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के, थोड़ा सा अलग तरीके से पेश करते हैं, जिससे कि अखबार से जुड़े हुए या अखबार से जिन लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है उन लोगों से संबंधित अगर कोई न्यूज़ हो, उसके अगेंस्ट में कोई न्यूज़ हो, तो उसका कम से कम नुकसान हो या फिर ना नुकसान हो। तो इस तरह से अखबार वाले करते हैं। ये बातें आपको और अधिक समझ में आएगी आगे, क्योंकि इसमें किन किन लोगों का हित अखबार से जुड़ा होता है, किन किन लोगों के अगेंस्ट में अखबार में नहीं अखबार वाले छापने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे हमको देखने को मिलेगा। The editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors. एडिटोरियल पॉलिसी क्या होता है, आप अखबार के खास करके फ्रंट बीच में जो मिडिल पेज में होता है वहाँ पे संपादकीय दिया होता है, मतलब उसमें जो लेखक होता है उसका अपना विचार दिया गया रहता है, काफ़ी डिटेल्स में दिया गया रहता है। ठीक है, तो अखबार में एडिटोरियल पॉलिसी जो होती है, अखबार में जो न्यूज़ होती है एडिटोरियल से संबंधित, वो किस तरह से आएंगे उस पर दो मुख्य बातें हैं जो जिसका नियंत्रण होता है। दो मुख्य बातों से नियंत्रित होता है एडिटोरियल पॉलिसी का। द फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम होम इट गेट्स द मनी विच इनेबल्स इट टू कीप अप इट्स लार्ज सर्कुलेशन। अब देखो अखबार कैसे चलता है, अखबार वाले के पास पैसे कैसे आते हैं। आप अखबार खरीदते हैं 5 रुपये में, तो उससे ज़्यादा का तो उसका पेपर होता है, तो आप तक कैसे अखबार मिलता है। तो अखबार इस तरह से मिलता है कि उसमें बहुत सारी कंपनीज वाले प्रचार करते हैं, प्रचार करवाने के लिए कंपनीज वाले बहुत पैसे देते हैं अखबार वाले को, और इस तरह से आप तक उसकी कीमत से भी कम कीमत में आपको मिल जाती है अखबार। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो लोग एडवर्टाइज़ करवाते हैं, जो कंपनी वाले एडवर्टाइज़ करवाते हैं, वो क्या कहलाए, एडवर्टाइजर्स। तो क्या कोई अखबार वाला हिम्मत करेगा कि जो कंपनी अखबार वाले को प्रचार देता है, उतना सारा पैसा देता है, उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ छापे? ऑब्वियसली नहीं छापेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि दो चीज़ें नियंत्रित करता है। पहला तो जो एडवर्टाइजर्स का फ़ायदा, यहाँ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, लाभ, फ़ायदा। द इंटरेस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स फ्रॉम होम इट गेट्स द मनी। उन एडवर्टाइजर्स जिनसे ये पैसा पाते हैं, जिसकी वजह से ये इतने बड़े अखबार का सर्कुलेशन मतलब वितरण कर पाते हैं, तो उनके इंटरेस्ट का पहले ध्यान रखेंगे। जल्दी उनके अगेंस्ट में नहीं कुछ छाप सकते। क्यों? अगर अगेंस्ट में छापेंगे तो वो क्या करेगा, कल से अखबार वाले को प्रचार देना बंद कर देगा। अखबार वाले को प्रचार नहीं मिलेगा तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, फिर अखबार वो चलाएंगे कैसे। तो उसके दाता समझो मुख्य रूप से एक कौन हो गए, एडवर्टाइजर्स। नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट ए पब्लिक पॉलिसी हाउएवर मच इन द नेशनल इंटरेस्ट दैट माइट कन्फ्लिक्ट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर्स। कहता है चाहे कोई भी अखबार कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर, बहुत ज़्यादा जिसका वितरण होता हो, वैसा ही अखबार क्यों नहीं हो, वो कभी भी हिम्मत नहीं कर सकती है कि आम जनता की कोई ऐसी नीति को पब्लिश करे या समर्थन करे, चाहे भले ही वो राष्ट्र के कितना भी फायदे के लिए क्यों नहीं हो, हित में क्यों नहीं हो। हाँ, ऐसा कोई न्यूज़पेपर को, कोई न्यूज़ को वो सपोर्ट अखबार वाले नहीं करती है। दैट माइट कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद पैदा करना विद द वेस्टेड इंटरेस्ट मीन्स निहित फायदा ऑफ इट्स एडवर्टाइजर, मतलब कि चाहे वो देश हित में हो या अहित में हो। ठीक है, अगर प्रचार जो लोग देते हैं, कंपनी वाले जो प्रचार देते हैं अखबार वाले को, उसके अगर नुकसान होने वाले हैं, उससे अगर कोई लगता है कि अखबार में छापने से उनका नुकसान हो जाएगा, तो वैसी बातें, वैसी ओपिनियन वो छापने के लिए तैयार नहीं होंगे, चाहे भले ही उसे देश का ही अहित क्यों नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर वो छाप देंगे तो कंपनी वाले कल से उसको प्रचार देना बंद कर देंगे। दिस इज द रीजन। Thus, any proposal to control the marketing of branded goods will be violently opposed on the loftiest hygienic grounds by the papers that carry the branded advertising. अब कहते हैं इस प्रकार से एनी प्रपोजल टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, जो मार्केट में जो ब्रांडेड गुड्स है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो बड़े बहुत ज़्यादा प्रचार में खर्च करते हैं, तो उनकी जो मार्केटिंग है, उनका कोई भी ऐसा प्रपोजल जो उसको नियंत्रण करे, ठीक है, विल बी वायलेंटली अपोज्ड, तो उसका बड़ी हिंसक तरीके से उसका विरोध किया जाएगा
ऑन द लॉफ्टीएस्ट हाइजेनिक ग्राउंड्स, कि बहुत हाइजेनिक ग्राउंड्स का मतलब होता है स्वास्थ्यकर कोई चीज़ है कि नहीं, खास करके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, ठीक है। बाई द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग्स, जो अखबार वाले ब्रांडिंग अखबार ब्रांडिंग प्रोडक्ट्स का जो प्रचार करते हैं उनके द्वारा। चलिए फिर से इसको समझते हैं। एनी प्रपोजल, कोई भी ऐसा प्रस्ताव, टू कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ ब्रांडेड गुड्स, जो ब्रांडेड माल के मार्केटिंग को नियंत्रित करता है, विल बी वायलेंटली अपोज्ड, उसका काफ़ी विरोध किया जाएगा, ठीक है। ऑन द लॉफ्टीएस्ट हाइजेनिक ग्राउंड्स, यह कह करके कि वह स्वास्थ्य के हिसाब से, स्वास्थ्य के आधार पे, स्वास्थ्यकर होने के आधार पे काफ़ी बेहतर है। बाई द पेपर्स दैट कैरी द ब्रांडेड एडवर्टाइजिंग्स, मतलब कि जो अखबार उस कंपनी के ब्रांडेड प्रोडक्ट का प्रचार करती है, भले ही कोई ऐसा लोग भले ही कहे कि उसका जो खराब है, ये है, वो है, लेकिन अखबार वाले क्या कहेंगे, अरे ये बड़ी स्वास्थ्यकर है, बहुत अच्छा है, तो ये कहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, एनी प्रोडक्ट दैट रिफ्यूजेस टू पे द हाई एडवर्टाइजिंग रेट्स ऑफ ए पावरफुल नेशनल ऑर्गन विल बी डिनाउंस्ड, स्मैश्ड एंड ड्रिवन ऑफ द मार्केट। ठीक उसके विपरीत, अगर ऐसा कोई कंपनी है जो अखबार वाले को प्रचार देने से मना कर दे या प्रचार के पैसा देने से मना कर दे, ठीक है, तो फिर क्या है, बस वो अखबार वाले क्या करेंगे, उनके डिनाउंस करना शुरू करेंगे, बुराइयां करना शुरू कर देंगे, उसके प्रोडक्ट को कुचल देंगे और ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा ऐसा अगेंस्ट उसके बारे में लिखेंगे, उसके प्रोडक्ट के बारे में, कि वो बेचारा मार्केट से ही ड्राइव इन ऑफ हो जाएगा, भाग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ख़राब ही प्रोडक्ट क्यों नहीं है, वो प्रचार दे रहा है अखबार वाले को, तो खूब प्रशंसा करेगा। तो इस तरह की आज़ादी बहुत ख़तरनाक है अखबार वालों के पास, आम जनता के हिसाब से। Yet you are not allowed to use any product that disassociates itself from the advertising ring. कहता है एट यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ एनी प्रोडक्ट, हालांकि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको की अनुमति नहीं है कि जो अपने आप को जो प्रचार के जो रिंग है, प्रचार करने वाले जो दायरा है, उससे अपने आप को जो अलग रखते हैं। ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल। देखो ये सारी बातें बड़ी आसान है, कोई भी समझ सकता है कि भाई जिससे जिसको फ़ायदा है उसके अगेंस्ट में कैसे लिखेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट है लेकिन कोई प्रचार नहीं दे रहा है या पैसे देने से मना कर रहा है, ढंग से नहीं पेश आ रहा है, तो उसके विरुद्ध जाहिर सी बात है अखबार वाले चले जाते हैं, देखने को भी मिलता है। तो ये सारी बातें, ऑल दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ये सब समझने योग्य बात है। सिंस ए बिग सर्कुलेशन स्पेल्स बैंकरप्सी इफ़ द पेपर हैज़ टू डिपेंड ऑन इट्स सेल्फ और इट्स रिवेन्यू। कहते हैं कि ये बड़ी सरल बात है, समझने वाली बात है कि अगर अखबार वाले पूरी तरह से अपने आमदनी के लिए अखबार की बिक्री पर निर्भर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, बैंकरप्सी हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। मतलब अखबार के केवल पेपर बिकता है, वो तो ऑलरेडी घाटा में बिकता है। आपको जो कॉस्ट होता है लगभग 15 रुपीज़ का जो पेपर्स होता है, और जो आपको मिलता है कितना, 5 रुपया में, तो 10 रुपया माइनस करके तो बेचती है। तो कहाँ से वो पूरा करती है, वो उसके पास रिवेन्यू कहाँ से आते हैं, अखबार वाले के आमदनी कहाँ से आते हैं, वो आमदनी आते हैं प्रचार वाले के थ्रू, ठीक है। तो ये तो समझने वाली बात है कि भाई पूरी तरह से उसका मतलब अखबार वाले का जो बिजनेस है पूरी तरह से प्रचारक के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रिकैरियस बैलेंस। परपेचुअल मतलब होता है निरंतर, प्रिकैरियस मतलब खतरनाक, बैलेंस मतलब क्या, एक बैलेंस मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक अखबार वाला एक हमेशा खतरनाक स्थिति में रहता है। क्या खतरनाक स्थिति में रहता है, बड़ी दुविधा वाली स्थिति में रहता है, बहुत खतरनाक स्थिति में रहता है। कैसे खतरनाक स्थिति में रहता है, इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स। कहते हैं कि इसको अपना बिक्री बढ़ाना होता है ताकि प्रचार वाले अधिक दे। प्रचार क्यों, जिस अखबार की अधिक सेल होगा उसी के पास ना लोग अधिक प्रचार देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, यह अखबार को बेचते कैसे हैं, घाटे लगाकर।
घाटे पे बेचते हैं। अब प्रचारक क्या कहता है, कंपनी वाला क्या कहता है कि अधिक से अधिक अगर बेचोगे, जिसका अधिक से अधिक बिक्री होता होगा उसी को हम प्रचार देंगे। मतलब अधिक से अधिक अखबार बेचने का मतलब है कि घाटा को और अधिक से अधिक बढ़ाना। तो एक तरफ ये इसको घाटा बढ़ाने के लिए कहती है कंपनीज, और नहीं अगर अधिक बेचेगा तो ये प्रचार नहीं देगा। तो होता क्या है कि बड़ी खतरनाक स्थिति में अखबार की कंपनीज रहती है। अब देखो कैसे स्थिति खराब हो आती है। इट मस्ट इंक्रीज इट्स सेल्स, कहते हैं इसको अपने सेल्स, अखबार के जो बिक्री है उसको निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए, टू जस्टिफाई इट्स एडवर्टाइजिंग रेट्स, ताकि वो जो प्रचार के रेट रखे हुए हैं, बहुत महंगे रेट रखे हुए हैं, उसके हिसाब से सही बैठ सके। एंड टू इंक्रीज इट्स सेल, इट मस्ट सेल इट्स सेल्फ फॉर बिलो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। और इसको बेचना है अखबार, तो आप बेचना है अखबार को कितना में, जितना कॉस्ट लागत होता है उससे कम में। मतलब घाटा इसका कंपनी वाला कहता है बढ़ाओ, अधिक बेचेगा तो घाटा अधिक होगा। अगर बट इफ इट सेल्स मोर कॉपीज देन इट्स एडवर्टाइजिंग विल पे फॉर इट, इट फेजेस फाइनेंशियल डिजास्टर। अब क्या होता है कि प्रचार वाले अगर इसको कम प्रचार देते हैं और ये अखबार ज़्यादा बेच लेते हैं तो इसको निश्चित रूप से आर्थिक तंगी में आ जाएगा। Consequently, the more widespread and powerful the organ, the more closely it has to subserve vested interests. अब होता क्या है कि जो अखबार सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसके साथ वो और ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं साथ में, ठीक है, किसके, जो वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है, जो निहित रुचि रखता है वो। मतलब जो अखबार की जितनी ज़्यादा सर्कुलेशन है, आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि हो ही नहीं सकता है कि वो प्रचार देने वाले कंपनी के अगेंस्ट में एक लाइन भी छाप दे। क्यों? क्योंकि वो सब्जर्व करते हैं किसको, वेस्टेड इंटरेस्ट को, मतलब निहित स्वार्थ को संरक्षण देते हैं, उसका पूरा पालन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 5 पैराग्राफ तक कंप्लीट किए हैं। प्रत्येक वीडियो में 5 पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में 27 पैराग्राफ्स है, तो इट विल टेक अबाउट 5 वीडियोस टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।